हे दिस इज़ लीगल सलोनी। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कुछ 5 चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो कि समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, फिर समझना होगा कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या ज़रूरतें हैं। उसके बाद समझेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन रहना चाहिए, क्या उसमें पॉइंट्स होने चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। जब दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी अगर प्राइस डिसाइड कर रही हो तो वो कैसे डिसाइड करेगी, यही सब चीज़ समझना होगा कि प्राइस कौन डिसाइड करता है, क्या होता है। फिर देखेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन एंड वारंटीज। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में आता ही रहता है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि कंडीशन और वारंटीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या इनका मतलब है। तो अगर समझेंगे, ये बेसिकली बायर को एक राइट दे देता है कि आपका अगर बात जो है नहीं पूरा किया गया है, आपका गुड्स अगर आपके मन लायक नहीं दिया गया है, आपके साथ अगर कुछ गलती हो गया है, धोखाधड़ी हो गया है क्वालिटीज़ के साथ, तो और कंडीशंस का या वारंटी का ब्रीच हुआ है, तो आप उसको सू कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं तो इम्पॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये बायर का एक राइट बन जाती हैं। अब यही हम लोग देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पांचों टॉपिक 5 अलग अलग भी वीडियोस में बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ये हम लोग अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और उसमें हम लोग अभी सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 4 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है जहां कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेलर जो है वो ट्रांसफ़र करेगा या अग्री करेगा ट्रांसफ़र करने के लिए किस चीज़ को, गुड्स को। किसको, गुड्स को। और किसको भेजेगा, बायर को भेजेगा। और किस लिए भेजेगा या किस चीज़ के बदले भेजेगा, प्राइस के बदले भेजेगा। यानी एक इंसान दूसरे इंसान को, अगर पर्सन ए है, पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को अगर कोई चीज़ बेच रहा है, जैसे मान लीजिए स्कूटी बेच रहा है या लैपटॉप बेच रहा है या मोबाइल बेच रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, इसको तो वो मोबाइल या स्कूटी देगा ही, साथ में ये जो बी है वो भी इसको क्या देगा, पैसे देगा, यानी कि प्राइस देगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अब यही जो सेल होता है ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब ये पूरा हो गया ना सर्कल, इसी को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये रिटर्न भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी आपकी बाई कंडक्ट भी हो सकता है। जैसे हम लोग आलू सब्जी मंडी में खरीदते हैं तो हम लोग ये तो फुलफिल कर रहे हैं सारी चीज़ें जो ये बोल रहा है, लेकिन हम लोग कभी भी पेपर वाइज तो कोई भी अग्रीमेंट नहीं तैयार करते हैं, लॉ के पास नहीं जाते हैं, लॉयर्स के पास कि हमको आलू खरीदना है किलो, तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा। तो यही होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि आपके एक्शन से भी क्या हो जाता है, आपके बिहेवियर से भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं कि अभी इस चीज़ को हम लोग पूरा समझ लेंगे, तो पूरा बुक पढ़ना है। फिर है ये एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई कंडीशंस नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगा, एब्सोल्यूट। और जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशंस लग जाता है, यानी कि उसको उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। सेल क्या है, तो जो हम लोग अभी समझे वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, सेलर टू बायर। सामान बेचने वाला से सामान खरीदने वाला तक जो सामान जा रहा है, यही कहलाता है सेल। अग्रीमेंट टू सेल क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अग्रीमेंट टू सेल समझना। ये सेल ही होता है, लेकिन कब, फ्यूचर में। ये फ्यूचर में सेल बनेगा, लेकिन फिलहाल ये सेल है। अग्रीमेंट टू सेल यानी अभी हम बातचीत कर लिए हैं कि हाँ हम आपसे सामान खरीदेंगे, और सामने वाला पर्सन भी बात कर लिया है कि हाँ हम आपसे सामान बेचेंगे, लेकिन आपको सामान बेचेंगे, लेकिन ये चीज़ जो है अभी हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों के बीच में एक कंडीशन होगा, कुछ बात होगा, कुछ फ्यूचर गुड पे डिपेंडेंसी होगा, कोई मैटर होगा,
जो उसको रोक रहा होगा अभी सेल करने से। हो सकता है वो लोग अभी बातचीत किए होंगे कि हाँ हम आपको लैपटॉप देंगे, लेकिन मेरा लैपटॉप जब बन जाएगा और उसके सारे CPU और सारे उसको जो भी मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, सब चीज़ सही हो जाएगा तब हम आपको देंगे। तो ये अभी सेल तो नहीं हुआ है, अभी बिक्री तो नहीं हुई है लैपटॉप की, ये होगी। तो इसी को अब क्योंकि इन दोनों के बीच में बातचीत तो हो चुकी है, तो यही क्या कहलाएगा, अग्रीमेंट टू सेल। लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। अब जैसे ही हमारा लैपटॉप बन जाएगा, उसके सारे पार्ट्स ठीक हो जाएंगे और फिर ये लैपटॉप उसको चला जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेल बन जाएगा। तो अग्रीमेंट टू सेल ही फ्यूचर में बाद में क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब इसी को बढ़ा चढ़ा के एग्जाम में लिख देना होगा विद केस लॉज, और सुंदर हैंड राइटिंग में लिख देना होगा, तो मार्क्स अच्छे अच्छे आ जाएंगे। कहता है कि प्रॉपर्टी जब जो भी मतलब हमारा गुड्स है वो अगर पास करता है बायर को, तो इसी को कहते हैं सेल। लेकिन वहीं जब अग्रीमेंट टू सेल का बात करते हैं तो ओनरशिप नहीं पास हो रहा है, अभी लैपटॉप अभी उस इंसान को नहीं मिला था। क्यों, क्योंकि अभी तो वो कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं है, लैपटॉप तो अभी ठीक हुआ ही नहीं है। तो जब तक आपका कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक आपका ओनरशिप नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो ओनरशिप चला गया, यहाँ तो सामान चला गया। यही डिफरेंस है कि ये फ्यूचर में होगा, ये उसी समय हो गया है। ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ये फुलफिल हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये फुलफिल होगा, अभी हुआ नहीं है। लॉस इज बॉर्न बाय द बायर, जो भी आपका कमी है, जो भी आपका डैमेजेस है, अब वो बायर को उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बायर को अब सामान मिल चुका है और अब वो उसका मालिक बन चुका है, तो उसी को सारा बोझ उठाना पड़ेगा। भले ही उसके पास सामान पहुंचा नहीं हो, लेकिन अगर सेल हो गया है और वो सामान सेलर ही के पास रह गया है, तब भी बायर को ही लॉस उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका सेल हो चुका है। लेकिन वहीं अब बात करें अगर कि हमारा ये जो सेलर है वो हाँ अग्रीमेंट टू सेल में, तो अग्रीमेंट टू सेल में हमारा जो सेलर भाई साहब हैं उनको जो लॉस है वो नहीं उठाना पड़ेगा। ये हमारे जो बायर भाई साहब हैं उनको नहीं उठाना पड़ेगा। किसको उठाना पड़ेगा, हमारे सेलर भाई साहब को उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी अग्रीमेंट ही टू सेल है, अभी आपका बस बातचीत हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा आपका तो सेल ही नहीं बना है। तो यानी आपका मेन जो काम है वो तो पूरा हुआ ही नहीं है, तो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सेलर ही जो है अभी वो करता धरता है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट। सेलर जो है वो सामान को रिफ्यूज नहीं करेगा देने से। कब नहीं करेगा भाई, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए। किस कंडीशन में, सेल के कंडीशन में। अब तो सामान बिक चुका है, तो सामान बिक गया है, तो अब वो बंदा भले ही इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी इंसॉल्वेंट कहाँ बताया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 8 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बताया गया है कि इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है। तो इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जो कि हमारा डेब्ट नहीं दे पाता है, उधार नहीं चुका पाता है। तो आदमी को क्या मतलब है, उसको तो प्राइस मिल गया, उसका तो सेल हो गया, अब उसको कुछ भी नहीं रोकना है, सामान आपको डिलीवर करना पड़ेगा। वहीं अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, तो सेलर रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अभी तो उसको पैसा मिला नहीं है और अभी तो रिस्क ही रिस्क है, तो वो डिलीवर कैसे कर देगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हल्ला तो हो चुका है कि ये पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट है। ये तो बच्चा जो है हमारा सेलर भाई साहब जो है ये तो बीच में फंस जाएंगे कि अरे हमको तो पैसा भी नहीं मिला क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिक्री नहीं हुआ है, इसलिए अग्रीमेंट टू सेल में जो हमारे सेलर भाई साहब हैं वो रिफ्यूज कर देंगे डिलीवर करने से, कि नहीं नहीं आप तो भाई उधारी नहीं दे सकते, आप तो खुद ही किसी का उधारी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मेरा क्या सामान देंगे, आप पहले पैसा दीजिए तब हम आपको डिलीवर करेंगे। ऐसा वो सेलर बोल सकता है और उसको कोई नहीं रोकेगा। किस चीज में, अग्रीमेंट टू सेल में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इन रेम इज सेल। राइट इन रेम का मतलब क्या है, तो रम वम नहीं है, यहाँ पे रेम है, मतलब कि ये इन्फोर्स होगा अगेंस्ट एनी वन हु इंटरफियर विद दैट प्रॉपर्टी। जो भी इंटरफेयर करेगा, अगर प्रॉपर्टी जो भी चीज़ का सेल हो रहा है, स्कूटी का सेल हो रहा है, लैपटॉप का सेल हो रहा है, अगर उसमें जो भी इंटरफेयर करेगा
तो जो पर्सन है बायर वो क्या कर सकता है, सू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है किसी के भी अगेंस्ट में जो उसके प्रॉपर्टी के साथ क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। लेकिन इसी चीज़ को कहते हैं राइट इन रेम। बट वहीं अग्रीमेंट टू सेल, अभी तो प्रॉपर्टी गया नहीं है, तो भाई आप कैसे कर देंगे, तो इसीलिए राइट इन पर्सोनम कहलाता है अग्रीमेंट टू सेल। यानी कि राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या है, तो कैन ओनली बी इन्फोर्स अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन, जिस पर्सन ने आपके राइट का वायलेशन किया है आप सिर्फ उसी के अगेंस्ट में कर सकते हैं अग्रीमेंट टू सेल। क्योंकि आपका बिक्री हुआ नहीं है इसलिए आपको कम पावर है, यहाँ बिक्री हो चुका है इसलिए आपको ज़्यादा पावर है क्योंकि आप उसके मालिक भी आप बन चुके हैं। तो यही है हमारा सेल और अग्रीमेंट टू सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसको अच्छे से समझ लिए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 केस लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस लॉ जो है जो बताया था सहदेव सिंह वर्सेस कुबेरनाथ AIR 1950, यानी ऑल इंडिया रिकॉर्ड में 1950 में ये सहदेव सिंह वर्सेस कुबेरनाथ का एक केस आया था जिसमें कहा गया था कि राइट इन रेम जो है वो सेल है और अग्रीमेंट टू सेल क्या है, राइट इन पर्सोनम है। और यहाँ जो है इमीडिएटली ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो जाता है सेल में, सामान जो है उसके मालिक आप बन जाएंगे तुरंत। लेकिन ये तो फ्यूचर में होता है, अग्रीमेंट टू सेल तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पे आप जो है वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगा, आपको प्रॉपर्टी में ओनरशिप फ्यूचर में होगा, यहाँ इमीडिएटली हो जाता है, इमीडिएटली ट्रांसफर। स्टेट ऑफ HP वर्सेस मोतीलाल सिंह AIR 1981, यानी कि sometimes the owner does not immediately transfer, this fact does not convert the sale into agreement to sell. That means if a person is not getting the immediate transfer in sale, that doesn't mean he is not performed the particular contract under sale. आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि वो सेल नहीं किया है, भले ही उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं मिला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये मत समझिए कि उसका सेल नहीं हुआ है और वो अग्रीमेंट टू सेल में चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अग्रीमेंट टू सेल जो है वो पहले से ही कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है कि ये होगा तभी मेरा काम बनेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो कहलाता है अग्रीमेंट टू सेल। तो समझ में आया ही होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।